पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला किया गया। ये घटना उस वक्त हुई जब दिलीप घोष वहां पार्टी की एक बैठक में शामिल होने के लिए लौट रहे थे। तभी उनके काफिले पर सड़क किनारे मौजूद लोगों ने हमला बोल दिया। आरोप है कि हमला करने वाले टीएमसी के समर्थक थे, जिन्होंने काफिले में चल रही सभी गाड़ियों पर पत्थर बरसाए। वहीं कुछ लोग डंडों से भी वार करते दिखाई दिए। एक आदमी तो काला झंडा दिखाते हुए गाड़ी के सामने आ गया। लगातार हो रहे हमले के बावजूद कोई भी गाड़ी वहां नहीं रुकी। बाद में बीजेपी ने इस घटना के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार माना। दिलीप दा का सिक्योरिटी और हमारा जोन कन्वेनर सखारफ सरकार गाड़ी पर अटैक हुआ। इस हमले से दिलीप घोष के काफिले में शामिल कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अच्छी बात ये रही कि कोई भी घायल नहीं हुआ। कोरोना के खतरे को देखते हुए चीन की राजधानी बीजिंग में मेट्रो स्टेशनों पर मास्क वेंडिंग मशीनें लगाई गई। शुरुआत में इन मशीनों को वहां के 10 मेट्रो स्टेशनों पर लगाया गया। इस साल के अंत तक वहां के सभी मेट्रो स्टेशनों पर इन्हें लगाने की योजना है, ताकि बिना मास्क कोई यात्री मेट्रो ट्रेन में सफर न कर सके। लोगों की सहूलियत के लिए इन मास्क वेंडिंग मशीनों को मेट्रो स्टेशनों के एंट्री गेट पर लगाया गया, जिससे कि उन्हें मास्क खरीदने के लिए भटकना ना पड़े। इन वेंडिंग मशीनों में सर्जिकल और N95 दोनों ही तरह के मास्क मिलेंगे। इन पर लगी टच स्क्रीन की मदद से लोग न सिर्फ अपने मन मुताबिक मास्क खरीद पाएंगे, बल्कि वो अपने मोबाइल फोन से QR कोड को स्कैन कर बड़ी आसानी से ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकेंगे। मास्क के अलावा इनमें लोगों की जरूरत की और भी चीजें मिलेंगी। वहां के मेट्रो प्रशासन की ओर से यह कदम लोगों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए उठाया गया। हैदराबाद निकाय चुनाव में अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता प्रचार करेंगे। हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के कई बड़े नेता भी चुनाव प्रचार करेंगे। शुक्रवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, शनिवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रविवार को गृह मंत्री अमित शाह वहां प्रचार करेंगे। यूपी सरकार ने कोरोना खतरे को देखते हुए राज्य में 6 महीने के लिए एस्मा एक्ट लगा दिया। इस कानून के तहत जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। तमिलनाडु में कोस्ट गार्ड ने श्रीलंका की एक नाव से 100 किलो हेरोइन बरामद की। ये नशीले पदार्थ की खेप पाकिस्तान की नाव से श्रीलंका की नाव में रखी गई थी। इस मामले में श्रीलंका के 6 लोगों को पकड़ा गया है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पिछले 5 दिनों बाद 100 से नीचे पहुंचा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना से 99 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 8,500 से ज्यादा हो गई है। वहीं एक दिन में दिल्ली में कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। यही नहीं, दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 272 इलाकों को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है। दिल्ली की हवा में एक बार फिर प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की साफ हवा में आसमान भी खुला हुआ था, लेकिन इस बार प्रदूषण की वजह से दिल्ली के लोगों को सूरज के दर्शन नहीं हुए और पूरे दिन दिल्ली की हवा जहरीली बनी रही। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI का स्तर 300 के नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन इस बार ज्यादातर इलाकों में औसत स्तर भी 400 के पार पहुंच गया। सबसे बुरा हाल आनंद विहार इलाके का रहा, जहां पानी का छिड़काव कर प्रदूषण को कम करने की कोशिश की गई। हर तरफ से पानी का छिड़काव हो रहा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की ये गाड़ी है। सुबह के वक्त दिल्ली के इंडिया गेट समेत कई इलाकों में विजिबिलिटी भी बहुत कम रही और वहां पहुंचे लोग जहरीली हवा में सुबह की सैर करते नजर आए। अब हालात और खराब हो सकते हैं अगर ये लेवल बढ़ता चला गया। पिछले कई दिनों से सरकारी एजेंसियां दिल्ली के कई इलाकों में पानी का छिड़काव कर प्रदूषण को कम करने की कोशिश में जुटी हैं। लेकिन उसका असर प्रदूषण से जुड़े आंकड़ों में नहीं दिखा। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर बना रहा। दिल्ली के आनंद विहार में सुबह 9 बजे AQI का स्तर 443 रिकॉर्ड किया गया। इससे बुरा हाल दिल्ली के जहांगीरपुरी का रहा, जहां AQI 450 रिकॉर्ड किया गया। रोहिणी में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना रहा। AQI 449 रिकॉर्ड हुआ, जबकि दिल्ली के वजीरपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 439 रिकॉर्ड किया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ लोग एक महिला की बुरी तरह पिटाई करते दिखाई दी। बताया गया कि महिला के साथ मारपीट करने वाले लोग उसके ससुराल वाले ही थे, जो डंडा लेकर उस पर टूट पड़े। उन्होंने उस महिला को इतनी बुरी तरह पीटा कि वो जमीन पर गिर गई। तस्वीरों में दिखा कि एक आदमी ने उसके बाल पकड़ रखे थे ताकि वो हिल ना सके और डंडे का हर बार उस पर जोर से लगे। वहीं एक दूसरी महिला उसे लगातार पीटती हुई नजर आई। इस हंगामे के बीच पिटाई खा रही महिला के बच्चे वहां रोते बिलखते दिखाई दिए, लेकिन किसी को भी उस पर दया नहीं आई। इस बीच वहां आसपास कई लोग भी जुट गए। उन्होंने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। हालांकि उन्हीं लोगों में किसी ने इस मारपीट का वीडियो बना लिया।
और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जम्मू कश्मीर के 25,000 करोड़ के जमीन घोटाले में अब पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का नाम भी जुड़ गया है। न्यूज़ 18 के ब्रजेश सिंह की रिपोर्ट है कि फारूक अब्दुल्ला के बाद महबूबा मुफ्ती पर भी अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। सीबीआई की जांच के मुताबिक महबूबा पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने जम्मू में गलत तरीके से हथियाई गई जमीन पर पीडीपी का दफ्तर बनवाया। जांच के मुताबिक उन्होंने ये काम तब किया था जब जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई वाली पीडीपी की सरकार थी। गलत तरीके से जमीन हड़पने के मामले में पीडीपी के नेता चौधरी तालिब हुसैन पर भी आरोप लगे। सीबीआई के मुताबिक उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए रोशनी एक्ट से जुड़ी औपचारिकता तक नहीं निभाई और उसे हड़प लिया। महबूबा मुफ्ती पहली होगी कि जिसमें अगर मेरे खिलाफ कोई चीज, कोई भी इतनी सी बात साबित हो जाती है तो मुझे जेल में डाल दें। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में एक रैली को संबोधित करते हुए निजामाबाद से बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद ने ओवैसी पर विवादास्पद बयान दे दिया। एक बार बीजेपी का गवर्नमेंट आन दे, तेरे को, तेरे भाई को, तेरा पूरे एमआईएम पार्टी को मेरे जूते के पास लगा दो, मेरे जूते के नीचे लगा दो। असम के सोनितपुर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक बाघ ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया। बताया गया कि यह बाघ काजीरंगा नेशनल पार्क से भाग निकला, जिसके बाहर निकलते ही आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। बाघ कुछ लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। सामने आए वीडियो में घबराए हुए कुछ लोग तेजी से भागते नजर आए, जबकि बाघ उनके पीछे दौड़ता दिखा। इससे पहले कि लोग संभल पाते, बाघ ने लंबी छलांग लगाते हुए एक आदमी पर हमला कर दिया, जिससे वो वहां मौजूद एक बड़े गड्ढे में गिर गया। वो वहीं नहीं रुका, बल्कि उसने कुछ ही दूरी से गुजर रहे दूसरे आदमी पर भी हमला बोल दिया। इस हमले में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश भर के मजदूर संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया। केंद्र सरकार की नीतियों और खासकर निजीकरण के मुद्दे पर देश भर के कई मजदूर संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार एक पुलिस अधिकारी के बैंक लॉकर से करीब 35 लाख रुपए और भारी मात्रा में सोना बरामद किया गया। अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर डिएगो माराडोना के निधन के बाद दुनिया भर की कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला किया गया, जिसके बाद बीजेपी ने टीएमसी पर इस हमले का आरोप लगाया। बिहार के बेतिया में 2 पक्षों में विवाद के बाद बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट की। कांग्रेस ने एमपी के झाबुआ से बीजेपी सांसद जीएस डामोर की बेटी की शादी का वीडियो पीएमओ को भेजा और कोरोना संकट के बावजूद शादी में भीड़ जुटाने पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर बीजेपी की युवा इकाई, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहां सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोपों में घिरे फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। लेकिन ये प्रदर्शन करना उन्हें तब उल्टा पड़ गया जब भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता भी उनके सामने आ गए। कुछ ही देर में पुलिस के सामने ही दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में हाथापाई शुरू हो गई। हालात न बिगड़े इसलिए पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को वहां से दूर कर दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हंगामा कर रहे लोगों पर हल्का लाठीचार्ज किया। पुलिस की सख्ती से फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन तो रुक गया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के समर्थन में जम्मू की सड़कों पर मार्च निकाला और पार्टी के झंडे लहराकर भारतीय जनता युवा मोर्चा का विरोध किया। बहुत से लोग जो है वो रोड के ऊपर निकल के आए हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान कई बार प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर हालात सामान्य करने की कोशिश की गई। किसानों की दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। दिल्ली फरीदाबाद सीमा पर 4 पुलिस थानों की पुलिस वालों और सीआरपीएफ की 3 बटालियन को तैनात किया गया है। वहां तैनात पुलिस अधिकारी के मुताबिक वो किसानों को दिल्ली जाने से रोकने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये दावा भी किया कि अगर किसानों ने नाराजगी जाहिर की तो उन्हें समझा बुझाकर वापस जाने के लिए कहा जाएगा। हमारे यहाँ पर सीआरपी की 3 टीम आई हुई है। अलग 2 थानों से 2-3 थानों से फोर्स भी लग रही है, होम गार्ड्स भी हैं और सीनियर अफसर हमारे यहाँ बार बार चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ चेकिंग हो रही है और यहाँ हर गाड़ी को हम चेक करके भेज रहे हैं।
अमेरिका के टेक्सास में अचानक आए एक खौफनाक बवंडर ने लोगों को दहशत से भर दिया। धूल भरे इस बवंडर के आते ही लोग घरों से बाहर आ गए, जबकि कुछ सुरक्षित जगहों पर चले गए। लेकिन उससे पहले इसे जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। टेक्सास के आर्लिंगटन शहर से कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें जमीन से आसमान की तरफ कई फीट ऊंचा बवंडर उठता दिखाई दिया। वहां खूब तेज बिजली भी कड़की। ये बवंडर जहां से भी गुजरा अपने पीछे तबाही के मंजर छोड़ता गया। बवंडर ने कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई। इससे कई इमारतों को बुरी तरह नुकसान हुआ, जबकि कुछ मकानों की छतें उखड़कर जमीन पर आ गिरी। पेड़ भी उसके सामने टिक नहीं सके और टूटकर वहां मौजूद गाड़ियों के ऊपर गिर गए। आसमान से ली गई एक तस्वीर में तो एक पूरा इलाका खंडहर में तब्दील नजर आया। ताकतवर बवंडर ने बिजली के खंभों को भी जमीन पर धराशायी कर दिया। जम्मू कश्मीर की डोडा जिले में हुई ताजा बर्फबारी और बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। ये डोडा के कई इलाकों में हुई पहली बर्फबारी है। हालांकि भारी ठंड के बाद भी वहां के लोगों ने बर्फबारी से खुशी जाहिर की है, क्योंकि इससे उस इलाके में पानी की कमी की समस्या दूर हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के कई दूसरे हिस्सों में पिछले 3 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में बर्फीले तूफान की आशंका जाहिर की है और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आईं, जहां एक हाथी को कंबोडिया भेजने से पहले शानदार विदाई दी गई। यह हाथी इस्लामाबाद के एक चिड़ियाघर में पिछले 3 दशकों से रह रहा था, जिसे अगले कुछ दिनों में कंबोडिया भेजने की तैयारी है। लेकिन उससे पहले चिड़ियाघर में हाथी के लिए एक शानदार समारोह रखा गया। इस मौके पर खूब सजावट की गई और एक संगीत कार्यक्रम भी हुआ। बताया गया कि यह पाकिस्तान में एशियाई हाथी की प्रजाति का इकलौता सदस्य है जो वहां काफी खराब हालात में रह रहा था। उसकी बेहतर जिंदगी के लिए जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कई संगठनों ने सालों तक अभियान चलाया। तब कहीं जाकर उसे कंबोडिया भेजने का फैसला किया गया। We're so sad that we didn't really fulfill our part of the responsibility to him. हाथी को विदाई देने के लिए चिड़ियाघर में आम लोगों के साथ ही कई सरकारी अफसर भी पहुंचे। जिला विकास परिषद चुनाव के बहाने महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को घेरा। जम्मू कश्मीर में होने वाले जिला विकास परिषद के चुनावों के बहाने पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। महबूबा मुफ्ती ने चुनावों में केंद्र सरकार पर गुपकार गठबंधन के उम्मीदवारों को डराने की कोशिश के गंभीर आरोप लगाए। ये कोशिश करेंगे ग्रेनेड का इस्तेमाल करने की, गोली का इस्तेमाल करने की। महबूबा के इन आरोपों को बीजेपी ने उनकी हताशा करार दिया। चुनाव वो हार रहे हैं, वो कुछ न कुछ इस प्रकार की बयानबाजी करते रहेंगे। अरशद वारसी और भूमि पेडनेकर की फिल्म दुर्गामती का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये फिल्म 11 दिसंबर को ऑनलाइन रिलीज की जाएगी। रामेश्वर प्रसाद के फॉलोअर्स उसे भगवान मानते हैं। उसे हाथ लगाए तो हमारे पूरे प्रदेश में आग लग जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। यहाँ से निकले व्यक्तित्व राष्ट्रपति पद पर पहुंचे, राज्यपाल बने। मलयालम फिल्म जलीकट्टू भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजी जाएगी। देश की अलग अलग 27 भाषाओं की फिल्मों में जलीकट्टू का चयन किया गया। जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में बर्फ के तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई। प्रशासन ने लोगों से भारी बर्फबारी के दौरान अलर्ट रहने की अपील की है। मेजबान न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के सभी क्रिकेटर कोरोना की आखिरी जांच में ठीक पाए गए। यानी अब दोनों टीमों का T20 सीरीज में खेलने का रास्ता साफ हो गया। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच शुक्रवार से T20 सीरीज शुरू होगी। ब्राजील में एक बस और ट्रक की टक्कर से हुए हादसे में 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि कपड़ा बनाने वाली एक कंपनी के कर्मचारियों को लेकर जा रही बस हाईवे पर एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस और ट्रक दोनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे राहत बचाव दल और पुलिस वालों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को प्रशासन की टीम ने ढहा दिया। आरोप है कि होम्योपैथी विभाग को दी गई जमीन पर भूमाफिया ने अवैध तरीके से लोगों को बसा दिया था, जिसे हटाने के लिए प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची और खुदाई करने वाली मशीन से मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में अवैध निर्माण के कई हिस्से तोड़ दिए गए। इससे पहले वहां रहने वाले लोगों को इस बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने अपना सामान बाहर निकाला। होम्योपैथी विभाग का आरोप है कि कार्रवाई से पहले भी लोगों को कई मौके दिए गए थे, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं हुए। कई बार मौखिक तौर पर आए कहे, लेकिन इन्होंने खाली नहीं किया। अवैध निर्माण गिराने के दौरान किसी तरह का कोई बवाल न हो, इसके लिए पुलिस तैनात रही।
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बीच तल्खी को कम करने में जुटी है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि इसी महीने के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद में आईएसआई ने यूनाइटेड जिहाद काउंसिल की बैठक बुलाई थी। खबर है कि जिसमें आईएसआई ने लश्कर और जैश से आपसी तनातनी कम करने के लिए कहा और एक साथ मिलकर काम करने की हिदायत भी दोनों को दी, क्योंकि कई बार हथियारों और पैसों की तंगी की वजह से दोनों संगठन आमने सामने आ गए थे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में घाटी में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी कहा गया, जिसके लिए आतंकी संगठनों को हथियार, गोला बारूद और पैसे पहुंचाने का भरोसा दिया गया। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके के एक बाजार में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन होता दिखा। दिल्ली में ही कई ऐसे बाजार हैं जहां लोग कोरोना से बेपरवाह हैं और वहां खरीदारी के लिए भीड़ लगी रहती है। लेकिन चांदनी चौक इलाके का ये क्लॉथ मार्केट उन सब से अलग नजर आया। वहां कोरोना से बचाव के हर तरीके को लोग अपनाते दिखे। करीब 800 दुकानों वाले इस बाजार में सभी लोग कोरोना के नियमों को पूरी तरह मानते दिखाई दिए। चांदनी चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर अक्सर आपको काफी ज्यादा भीड़ नजर आती है, लेकिन इसी चांदनी चौक के बीच में एक बाजार है। यहाँ कोरोना के जो नियमों का पालन है वो भरपूर किया जाता है। तापमान मापना हो, हाथों को सैनिटाइज करना हो या फिर 2 गज की जरूरी दूरी रखनी हो, इस बाजार में पहुंचे लोग इन सारे नियमों का पालन करते नजर आए। इतना ही नहीं, खरीदारी के बाद बाजार से बाहर ले जाते वक्त भी सामान को सैनिटाइज किया गया ताकि कोरोना फैलने का खतरा न रहे। बचाव हेतु जो भी हमें सावधानी बरत रही है वो हम बरत भी रहे हैं और आगे भी बरते हैं। भीड़ न बढ़े इसके लिए लोगों से एक साथ बाजार में नहीं घुसने की अपील भी की गई। जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में भारी हिमपात का अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में भारी हिमपात का अलर्ट जारी कर लोगों से इन जगहों पर न जाने की अपील की गई। पीएम मोदी की सलाह के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना की वैक्सीन पर ब्लॉक टास्क फोर्स बनाने को कहा। स्पेन के एक द्वीप पर शरणार्थियों से भरी एक नाव के पलट जाने से उस पर सवार 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया गया। मुंबई के परेल इलाके में गोदाम में आग लग गई और उसके बुझने तक लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के समय एक बदमाश को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। ब्राजील में एक बस और एक ट्रक की भिड़ंत होने से बस में बैठे 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुर में अस्पताल का दौरा करने पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा विपक्ष के निशाने पर आ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्हें 2 दिन पहले ही उस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अस्पताल में आराम करने की बजाय वो डॉक्टरों की एक टीम के साथ वहां दौरे पर निकल पड़े। यही नहीं, उन्होंने कोरोना का इलाज करा रहे लोगों का हालचाल भी जाना। हालांकि इस दौरान रघु शर्मा मास्क और फेस शील्ड लगाए दिखे, लेकिन उनके और डॉक्टरों के बीच 2 गज की दूरी नजर नहीं आई। कितने दिन हो गया? इस घटना पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया और कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में उन पर कार्रवाई तक की मांग कर दी। अगर जुर्माना है तो अभी उनके खुद के सोचने का विषय है, वो इस जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। विपक्ष का हमला बढ़ा तो राज्य की अशोक गहलोत सरकार उनके बचाव में उतर आई। यदि उन्होंने दौरा कर लिया, बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया, वो कोरोना पॉजिटिव मरीजों से मिल रहे थे और व्यवस्थाएं दी। इससे पहले रघु शर्मा की पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें वो लोगों की भीड़ के बीच बिना मास्क के दिखाई दिए। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक जिस बदमाश को पकड़ा गया है उस पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाश के पास से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पल्सर बाइक पे थे और ये दोनों संदिग्ध दिखाई दे रहे थे, तो हमारी जो चेकिंग टीम थी इन लोगों ने फ्लैश करके चारों तरफ से इसकी घेराबंदी कराई। जो सेक्टर 31 और 25 का सर्विस रोड है, वहाँ पे इन लोगों ने चारों तरफ से चूँकि घिर गए थे तो इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई हुई है। उसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसको तत्काल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और बाकी जो था वो एक फरार हो गया, उसकी पंपिंग हो रही है। कोरोना की वैक्सीन पर पीएम मोदी की राज्यों को सलाह के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ब्लॉक टास्क फोर्स की मदद से कोरोना वैक्सीन आने के बाद उसको बांटे जाने में आसानी होगी। ब्लॉक टास्क फोर्स एसडीएम, तहसीलदार, गैर सरकारी संगठन, प्रभावशाली व्यक्तियों और धर्म गुरुओं की अध्यक्षता में काम करेगा।
एनडीए के विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के स्पीकर चुन लिए गए, लेकिन स्पीकर के चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधानसभा में मौजूदगी पर विपक्ष ने खूब बवाल किया। विपक्ष ने तर्क दिया कि नीतीश विधानसभा के सदस्य नहीं है और कहा कि इसलिए उन्हें स्पीकर के चुनाव के दौरान सदन में मौजूद नहीं होना चाहिए। अपनी इसी बात को मनवाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने सदन में खूब बवाल किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने नीतीश की मौजूदगी पर हंगामा शुरू कर दिया और उनके खिलाफ नारे लगाने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब तेजस्वी और विपक्ष के विधायक वेल में आ गए। उनकी इस मुद्दे पर प्रोटेम स्पीकर से जोरदार बहस भी हुई। मतदान में वो भाग नहीं लेंगे, लेकिन उपस्थिति में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो कई विधायक सदन में जमीन पर बैठ गए। इससे पहले तेजस्वी यादव ने प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी के सामने नियमों की बात करते हुए नीतीश कुमार को सदन से बाहर भेजने की मांग की। जो दूसरे सदन के सदस्य बाहर नहीं जाएंगे तो ये तो बेईमानी। इससे अच्छा परंपरा की बात कर रहे हैं आप, जो नियमावली की बात कर रहे हैं, ये सब फाड़ के फेंक दीजिए। लेकिन जीतन राम मांझी ने उनकी बात नहीं मानी। माननीय मुख्यमंत्री हैं, इस लिहाजा यहाँ पर रह सकते हैं, वो वोट में शामिल नहीं होंगे। यही नहीं, वो लगातार विपक्षी सांसदों को अपनी जगह पर बैठने के लिए कहते रहे, जिसके बाद वो नारे लगाते हुए वापस अपनी कुर्सी पर चले गए। और फिर प्रोटेम स्पीकर ने विधानसभा के स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हालांकि नतीजे आने के बाद एनडीए के विजय कुमार सिन्हा विधानसभा के स्पीकर चुन लिए गए, जिन्हें जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्पीकर की चेयर तक ले गए। वैसे आरजेडी ने अपनी तरफ से अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारकर लड़ाई को दिलचस्प बनाने की पूरी कोशिश की, जिसकी वजह से करीब 51 साल बाद बिहार विधानसभा में अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई। यही नहीं, उसने सदन में बाहरी लोगों की मौजूदगी की बात कहकर गुप्त मतदान तक कराने की मांग की। गुप्त मतदान कराइए, तभी इसका न्याय होगा। मैं आग्रह करता हूं गुप्त मतदान के लिए। लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने इस मांग को ठुकरा दिया। हालांकि विपक्ष की संतुष्टि के लिए उन्होंने विजय कुमार सिन्हा के पक्ष में वोट डालने वाले विधायकों की दोबारा गिनती करवाई कि जो हाँ के पक्ष में हैं, विजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष चुने जाने के संबंध में एक बार फिर खड़ा होकर के अपना गिनती करा लें। जबकि इससे पहले ध्वनि मत से वोटिंग हुई थी, जिसमें विधायक हाँ या ना बोलकर और हाथ हिलाकर अपनी राय देते दिखे। लेकिन एनडीए और महागठबंधन के बीच नाक की लड़ाई बन चुके स्पीकर पद के लिए प्रोटेम स्पीकर को फिर से पक्ष और विपक्ष के विधायकों की गिनती करानी पड़ी, जिसके बाद सामने आए नतीजों में एनडीए के विजय कुमार सिन्हा के पक्ष में 126 और आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में 114 वोट पड़े। और लखीसराय से विधायक और बिहार में बीजेपी के बड़े नेता माने जाने वाले विजय कुमार सिन्हा स्पीकर चुन लिए गए। वो नीतीश कुमार की पिछली सरकार में श्रम मंत्री थे। इसके साथ ही ऐसा पहली बार हुआ जब बिहार में बीजेपी का कोई नेता स्पीकर बना है। पिछली बार भी जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी तो स्पीकर की सीट जेडीयू के खाते में गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी के बड़े भाई के भूमिका में आते ही समीकरण बदल गए। योगी सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। यूपी की योगी सरकार ने हरिद्वार से प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। पीएम मोदी आज तीसरे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांकुड़ा में एक रैली के समय बीजेपी पर हमला बोला और उस पर साल के 365 दिन लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। बीजेपी হচ্ছে 365 দিনে মানুষকে এপ্রিল ফুল বানায়। राहुल गांधी आज गुजरात के भरूच में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अहमद पटेल के सुपुर्दे खाक में मौजूद रहेंगे। कोरोना संकट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी के कानपुर में ड्रोन से निगरानी की गई ताकि मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई की जा सके। कोरोना के गंभीर खतरे को देखते हुए लखनऊ में 1 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई, जिसके बाद किसी भी आयोजन से पहले पुलिस से इजाजत लेनी होगी। अमेरिका के ओहायो से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें कार समेत नदी में गिरी एक महिला को बड़ी मुश्किल से बचाते देखा गया। बताया गया कि दफ्तर से लौटते वक्त उसकी कार सड़क से फिसलते हुए नदी में जा गिरी, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और नदी में उतरकर उसकी जान बचाई। ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन एक अफसर के कपड़ों में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ दिखा कि एक पुलिस वाले ने हथौड़े से सबसे पहले गाड़ी का शीशा तोड़ा और फिर उसे बाहर निकाला। हालांकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलें भी आईं, क्योंकि कार के दरवाजे और खिड़कियां लॉक थीं और वो उन्हें खोल नहीं पाई।
अंधेरा होने की वजह से पुलिस वालों को भी कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, जिसके बाद पुलिस वाले खुद नदी में उतरकर उसके पास पहुंचे। इस दौरान एक पुलिस वाला तो फिसलते फिसलते बचा। हालांकि उन सभी ने किसी तरह महिला को सही सलामत बचा लिया। कुछ ही सेकंड में उसकी कार पूरी तरह नदी में डूब गई। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में डबल मर्डर का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों तारिक और खालिद को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों के अलावा 2 लोगों की तलाश अभी और की जा रही है। आरोपियों ने पूछताछ में कबूला कि मरने वाले जुल्फिकार के साथ उनका झगड़ा कबाड़ के सामान को रखने को लेकर काफी समय से चल रहा था। दोनों की आसपास ही कबाड़ की दुकानें हैं, जिसकी वजह से उन्होंने प्लान बनाकर 23 नवंबर की सुबह उसकी हत्या कर दी, जबकि उसका बेटा जाबाज इस हमले में घायल हुआ था, जिसकी कुछ देर बाद अस्पताल में मौत हो गई थी। मरने से पहले जाबाज 2 आरोपियों का नाम बताकर गया था, जिसके बाद पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल्स को खंगाला और उसके बाद दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है, जिन्होंने ये मर्डर को करना कबूल किया है। और जब इनसे इंट्रोगेशन किया गया तो उन्होंने बताया कि इसके भाई नासिर की एक कबाड़ की शॉप है, जो कि जुल्फिकार कुरैशी की शॉप के पास में ही है, और सामान को कबाड़ के सामान को रखने को लेके इनके बीच में झगड़ा हुआ करता था। महाराष्ट्र में दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले यात्रियों की नए नियमों के तहत जांच शुरू कर दी गई, जिसके तहत मुंबई के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर करीब 10,000 सैंपल लिए गए, जिनमें 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इन 4 राज्यों से आने वाले यात्रियों को राज्य में दाखिल होने से पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। 2 दिन पहले उद्धव सरकार ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया था, जिसके लागू होते ही मुंबई में सरकार के इस फैसले का असर भी दिखाई देने लगा, क्योंकि जैसे ही दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंची, उसमें सवार सभी यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर एक कतार में खड़ा किया गया और फिर उनकी कोरोना रिपोर्ट की जांच की गई। यहाँ पर लोग एक कतार में जो है वो बाहर की तरफ निकलेंगे। इस दौरान जो 96 घंटे के अंदर की अपनी रिपोर्ट है वो उन्हें यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। ट्रेन से आने वाले ज्यादातर लोगों के पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं मिली। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो यात्रियों ने सरकार के इस नए नियम की जानकारी नहीं होने की दलील दी। नए जो दिशा निर्देश लागू थे, ये क्या आपको पता थे या नहीं? जी नहीं, हमें नहीं पता था। इसके बाद जिन यात्रियों के पास रिपोर्ट नहीं मिली, उनका प्लेटफॉर्म पर पहले डॉक्टरों की निगरानी में तापमान जांचा गया और फिर स्टेशन पर ही उनकी कोरोना जांच की गई। जब तक RT-PCR का 3 दिन पहले का रिपोर्ट वो बताएंगे नहीं, तब तक उनको महाराष्ट्र में एंट्री नहीं मिलेगी। मुंबई एयरपोर्ट पर भी कुछ ऐसे ही इंतजाम दिखे। वहां भी दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और गोवा से आने वालों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही जाने दिया गया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए पृथ्वी शॉ ने बुमराह की गेंदबाजी एक्शन की नकल की। टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए पृथ्वी शॉ जसप्रीत बुमराह के गेंदबाजी एक्शन की नकल करते नजर आए। यूपी के बाद हरियाणा सरकार ने भी जल्द लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का ऐलान किया। प्रक्रिया हमने जारी कर रखी है, शीघ्र ही हरियाणा में भी ये कानून बनाया जाएगा। देहरादून एयरपोर्ट पर दिल्ली से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने लगातार बढ़ रहे कोरोना संकट को देखते हुए ये फैसला लिया। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और इसलिए हमने जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाया है। जर्मनी में कोरोना मरीजों की जांच के लिए सैंपल जुटाने के काम में ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हो गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के सैंपल कम वक्त में लैब तक पहुंचाए जा सके। और इसी फायदे को देखते हुए जर्मनी में कोरोना की जांच करने वाली एक बड़ी लैब ने इस ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस छोटे ड्रोन में 4 पंखे लगे हैं जो इसे रफ्तार के साथ दिशा भी देते हैं। ये ड्रोन पूरी तरह ऑटोमेटिक है, जो अपने आप ही रास्ते को ढूंढकर मंजिल तक पहुंच सकता है। इसमें एक बार में कई मरीजों के सैंपल भेजे जा सकते हैं। Die Drohne fliegt vollautomatisch, sie hebt von selbst ab, folgt einer। लैब ने इसका प्रदर्शन भी किया, जिसमें यह ड्रोन सैंपल से भरा बॉक्स लेकर उड़ता दिखाई दिया। कुछ देर बाद ये लैब के बाहर उतर गया, जिसके बाद एक कर्मचारी ने उसमें रखे बॉक्स को निकालकर जांच के लिए अंदर पहुंचा दिया। बताया गया कि जिस सैंपल को सड़क के रास्ते लैब तक लाने में काफी वक्त लगता था, उसे ये ड्रोन कुछ मिनट में ही ले आता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि वो अपने राज्य में लव जिहाद नहीं होने देंगे और इसीलिए वो कानून ला रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद चलने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं चले। उसके लिए कानून बना है। ये देश को तोड़ने का षड्यंत्र, ये देश को बांटने का षड्यंत्र, ये किसी भी कीमत पर हम कामयाब नहीं होने देंगे।
फ्रांस में लाए गए नए सुरक्षा कानून के खिलाफ वहां हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस को ज्यादा ताकत देने वाले इस कानून का पिछले काफी वक्त से विरोध हो रहा था, लेकिन इस बिल को जैसे ही वहां की संसद के निचले सदन से पास किया गया, पेरिस में लोग सड़कों पर उतर आए और हंगामा शुरू कर दिया। नए सुरक्षा कानून के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के बोर्दो में जमकर बवाल हुआ। वहां उपद्रवियों ने सड़क पर आगजनी शुरू कर दी। सड़क किनारे मौजूद कई दुकानों और रेस्टोरेंट को भी निशाना बनाया गया। सामने आई तस्वीरों में प्रदर्शनकारी वहां तोड़फोड़ करते नजर आए। बवाल की आशंका को देखते हुए वहां काफी पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक न चली। इस कानून के तहत पुलिस वालों की तस्वीर छापने या उनकी पहचान उजागर किए जाने पर रोक लग जाएगी, जिसे प्रेस की आजादी पर हमला बताया जा रहा है। क्योंकि पेरिस में कुछ दिन पहले ही शरणार्थियों के कैंप को तोड़ने और उनके साथ मारपीट करने वाले पुलिस वालों की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद सरकार को जवाब देना पड़ा था। लेकिन शरणार्थियों पर कार्रवाई की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद वहां पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। सैकड़ों लोग राजधानी पेरिस की सड़कों पर उतर आए और पुलिस के इस कदम का विरोध किया। हालांकि शरणार्थियों के लिए हो रहे प्रदर्शन में भी हिंसा शुरू हो गई। भीड़ में शामिल लोग वहां तोड़फोड़ के साथ आगजनी करने लगे। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। भीड़ के आगे पुलिस भी लाचार दिखी। हालांकि बाद में पुलिस की कई और टीमें वहां भेजी गईं, जिनकी मौजूदगी में आग बुझाने का काम शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साल के 365 दिन झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। पहला एप्रिल के एप्रिल फुल बोला है, सबाई सबाइके बोका बानाय, और बीजेपी হচ্ছে 365 দিনে মানুষকে এপ্রিল ফুল বানায়, 365 দিনে মানুষকে বোকা বানায়। प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली में गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ में आग लगने से लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई। आग इतनी तेजी से फैली कि थोड़ी देर में इसने बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार उठने लगा। देखते ही देखते कूड़े के पहाड़ से उठने वाला काला धुआं आसपास के इलाकों में फैलने लगा। इलाके के लोगों के मुताबिक इस वजह से उन्हें सांस लेने में मुश्किल होने लगी और वो रात भर सो भी नहीं पाए। गंदा धुआं और सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इससे। कूड़े के पहाड़ में आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और पानी की बौछार कर लपटों को शांत करने में जुट गई। हालांकि इस दौरान उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कूड़े के पहाड़ पर एक जगह आग बुझते ही दूसरी जगह लग रही थी। इसलिए दमकल विभाग की कुछ और गाड़ियों को बुलाना पड़ा। पहले से ही भारी प्रदूषण से जूझ रहे दिल्ली वालों के लिए कूड़े के ढेर में लगी इस आग ने मुसीबत और बढ़ा दी। जो ये धुआं है ये काफी विषैला है, जहरीला धुआं है, क्योंकि कूड़े का ढेर है। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। सौरव गांगुली ने ऋषभ पंत की तारीफ की। सौरव गांगुली ने ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा की तारीफ की और उन्हें मौजूदा समय में टीम इंडिया के बेस्ट विकेटकीपर बल्लेबाज बताया। यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत सभी अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। बढ़ते कोरोना संकट की वजह से हाईकोर्ट ने यह प्रस्ताव भेजा था, जिसे यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी। पंजाब सरकार ने कोरोना खतरे की वजह से 1 से 15 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया। इसके अलावा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 2 मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ जांच के आदेश दिए। इन दोनों अस्पतालों पर अंग तस्करी के आरोप लगे हैं। सीएम योगी ने इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज और एरा के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। इनके ऊपर आरोप है मानव अंगों की तस्करी का। यूपी के जौनपुर से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ पुलिस वाले फायरिंग करने में नाकाम दिखे। पुलिस वालों की इस नाकामी का पता तब चला जब जिले के एसपी अचानक बदलापुर थाने का हाल जानने के लिए पहुंच गए और जब उन्होंने वहां तैनात कुछ पुलिस वालों से फायरिंग करने के लिए कहा तो उनके पसीने छूट गए। इसकी वजह ये रही कि कुछ पुलिस वालों से तमाम कोशिशों के बावजूद फायरिंग नहीं हो सकी। तस्वीरों में दिखा कि पुलिस का एक जवान फायरिंग करने के लिए राइफल लेकर जमीन पर बैठा, लेकिन वो नाकाम रहा। एक दूसरे पुलिस वाले ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। हालांकि कुछ जवानों की किस्मत अच्छी भी रही और एसपी के सामने उन्होंने खुद को साबित कर दिया। खबर है कि फायरिंग न कर पाने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए।